और बस यही वो मौका था जिसका इंतजार AQ खान महीनों से कर रहा था। इन 16 दिनों में उसने G1 और G2 डिजाइन्स की सारी डिटेल्स जैसे ड्राइंग्स, डायमेंशंस, टेक्निकल स्पेक्स सीक्रेटली नोट कर लिए। नीदरलैंड्स की पुलिस का शक भरोसे में तब बदला जब AQ खान एक न्यूक्लियर ट्रेड शो में गया। लेकिन ध्यान दो, ताकि उस पर शक ना हो जाए, वो कभी भी डायरेक्टली डील नहीं करता था, बल्कि एक दूसरे बंदे को उसने सामने किया हुआ था जिसका नाम था S.A. बट। S.A. बट एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट था जो पाकिस्तान की बेल्जियम एम्बेसी में काम किया करता था। अमेरिका ने सोचा था कि AQ खान एक छोटा मोटा साइंटिस्ट है, वो पाकिस्तान के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या ले जाएगा, सिर्फ पेपर्स ही तो चुरा के ले जाएगा। पेपर्स चुरा के ले भी गया तो क्या उखाड़ लेगा। लेकिन उसके बाद अपने देश भारत ने कुछ ऐसा किया कि पाकिस्तान अपने आप को टेस्ट करने से रोक ही नहीं पाया। पाकिस्तान का एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो कि 1936 में इंडिया में ही पैदा हुआ, जिसका नाम था AQ खान, वो पाकिस्तान में बड़ा होकर जब 36 साल का हुआ तो नीदरलैंड्स की एक न्यूक्लियर फैसिलिटी में काम करता था। वहां से उसने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की टेक्नोलॉजी चुराई, वापस अपने देश पाकिस्तान में आया, उस चुराई हुई टेक्नोलॉजी की मदद से पाकिस्तान का न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया। और जब अमेरिका को बाद में ये सब पता चला और अमेरिका ने पाकिस्तान से उस न्यूक्लियर साइंटिस्ट AQ खान को सजा देने को कहा, तो पाकिस्तान ने सजा देने के नाम पर उस AQ खान को बस हाउस अरेस्ट करके छोड़ दिया। आज की स्टोरी हद से ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इस 3D एनिमेटेड वीडियो में हम अच्छे से ये समझेंगे कि पाकिस्तान जैसा हमारा गरीब पड़ोसी देश कैसे नीदरलैंड्स की चुराई हुई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के दम पे खुद एक न्यूक्लियर कंट्री बना। ये बात अच्छे से समझेंगे कि एक ऐसा देश जिसमें सुई तक नहीं बन सकती, जिसमें आज भी थूक से स्लेटें साफ की जाती हैं, जिसमें बाथरूम के अंदर ये लिखा हुआ नजर आता है कि कमोड में पत्थर ना फेंकें। क्योंकि एक ऐसा मुल्क जिसमें सुई तक नहीं बन सकती, जिसमें आज भी थूक से स्लेटें साफ की जाती हैं, जिसमें बाथरूम के अंदर ये लिखा हुआ नजर आता है कि कमोड में पत्थर ना फेंकें, उस देश ने कैसे चालाकी से न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की टेक्नोलॉजी चोरी की और कैसे उस टेक्नोलॉजी से सिर्फ खुद का न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाया, बल्कि नॉर्थ कोरिया, ईरान और लीबिया तक को भी वही सेम टेक्नोलॉजी बेच दी। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। देखो, AQ खान की इस कहानी को देखने में आपको तब तक मजा नहीं आ पाएगा जब तक आप भी बाकी और काफी लोगों की तरह एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब और न्यूक्लियर बॉम्ब में कंफ्यूज रहोगे। कहानी शुरू करने से पहले सिर्फ एक छोटे से एक्सप्लेनेशन की मदद से आपको ये बता देता हूँ कि कभी भी आपके सामने कोई भी अगर एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब और न्यूक्लियर बॉम्ब का जिक्र करता है तो उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। सबसे पहले तो ये याद रखो कि न्यूक्लियर बॉम्ब एक अम्ब्रेला टर्म है, यानी कि ये एक ऐसा शब्द है जो आम भाषा में यूज कर लिया जाता है। अगर कोई बोले एटम बॉम्ब तो उसका मतलब भी हुआ कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब की बात कर रहा है, और अगर कोई बोले हाइड्रोजन बॉम्ब तो उसका मतलब भी यही हुआ कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब की बात कर रहा है। तो असल में न्यूक्लियर बॉम्ब की बात अगर कोई करता है तो हो सकता है या तो वो एटम बॉम्ब की बात कर रहा हो या फिर हाइड्रोजन बॉम्ब की बात कर रहा हो। डिफरेंस असल में इन नीचे वाले दोनों में होता है। एटम बॉम्ब कम पावरफुल होता है और हाइड्रोजन बॉम्ब एटम बॉम्ब से 100 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। एटम बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब की साइंस और काम करने का मैकेनिज्म भी एकदम अलग अलग है, लेकिन उस बारे में अपन आज बात नहीं करेंगे। बस 100 बात की एक बात ये हुई कि अगर आपको कोई बोले कि इंडिया एक न्यूक्लियर पावर नेशन है या न्यूक्लियर कंट्री है, तो हो सकता है इंडिया के पास एटम बॉम्ब हो या फिर हाइड्रोजन बॉम्ब हो या फिर दोनों ही हो। वैसे इंडिया और पाकिस्तान के पास एटम वर्सेस हाइड्रोजन बॉम्ब जैसे न्यूक्लियर वॉरहेड्स में से क्या क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। खैर, AQ खान भले ही न्यूक्लियर साइंटिस्ट पाकिस्तान का था, लेकिन उसकी कहानी आज से 89 साल पहले यहाँ अपने देश भारत में ही शुरू हुई थी। साल 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ और इंडिया और पाकिस्तान दो नए देश बन गए। पार्टीशन के बाद हर किसी को चॉइस दी गई थी कि आप इंडिया और पाकिस्तान में से कोई भी देश जा सकते हो। AQ खान के कुछ रिश्तेदार तो पाकिस्तान चले गए, लेकिन AQ खान उस वक्त इंडिया में ही रुक गया। साल 2007 में पब्लिश्ड एक बुक द न्यूक्लियर जिहादिस्ट में मेंशन है कि AQ खान ने अपने फादर से एक इस्लामिक स्टेट का जुनून और इंडिया के प्रति नफरत सीखी थी। इस बुक के मुताबिक उसके पिता गफूर खान ने साल 1952 में फैसला किया कि AQ खान को पाकिस्तान भेजना ही बेस्ट होगा, क्योंकि इंडिया में मुस्लिम्स के साथ भेदभाव होता है और यहाँ उनके बेटे का कोई फ्यूचर भी नहीं है। AQ खान ने भी एक बायोग्राफर को बताया था कि उसने इंडिया छोड़ने का डिसीजन इसलिए लिया था क्योंकि उसे ये पसंद नहीं था कि यहाँ वो एक सेकंड क्लास सिटीजन बनकर रह जाए, और इसलिए साल 1952 में, यानी कि जब AQ खान 16 साल का था, तब वो इंडिया छोड़ के पाकिस्तान शिफ्ट हो गया। फाइनली AQ खान पाकिस्तान में शिफ्ट हो चुका था। पाकिस्तान जाकर AQ खान ने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में एडमिशन लिया और वहां से साइंस की डिग्री हासिल की। 1960 में डिग्री पूरी करके AQ खान ने कराची में ही अपनी पहली जॉब एज अ सिटी इंस्पेक्टर की। 3 साल तक कराची में नौकरी करने के बाद, यानी कि साल 1963 में AQ खान ने डिसाइड किया कि वो पाकिस्तान से बाहर जाके, यानी विदेश जाके साइंटिस्ट बनेगा। साल 1972 आ चुका है। AQ खान पूरे 36 साल का हो चुका है। उसने अपनी PhD भी कंप्लीट कर ली है और अब वो अपनी पहली जॉब के लिए रेडी है। पहले तो मैप में लोकेशंस को अच्छे से समझो। ये है AQ खान का देश पाकिस्तान और ये है नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स देश में एक शहर है अल्मेलो। इस अल्मेलो में ही यूरेनको नाम की एक कंपनी की एक ब्रांच है। यूरेनको एक ऐसी कंपनी है जो यूरेनियम
यूरेनियम को एनरिच करती है जिसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स या बॉम्ब्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा और आसान भाषा में इसको ऐसे समझ लो कि यूरेनको एक कॉमन प्रोजेक्ट है 3 देशों का। वो 3 देश हैं यूके, नीदरलैंड्स और जर्मनी। और ये ऐसी वैसी नहीं, बहुत ही हाई सिक्योरिटी वाली न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाली कंपनी थी। अब AQ खान का काम डायरेक्टली यूरेनियम एनरिच करने का तो नहीं था, लेकिन फिर भी काफी इंपॉर्टेंट रोल था उसका सबसे मेजर रोल था डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट करना। चूंकि AQ खान जर्मन और डच लैंग्वेज अच्छे से जानता था, तो उसे यूरेनको के टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट करने का काम मिला हुआ था। AQ खान की कहानी दिखाती है कि नॉलेज अगर गलत हाथों में हो तो वो तबाही ला सकती है, लेकिन अगर वही नॉलेज सही हाथों में हो, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जिन्होंने इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को इतना हाइट्स तक पहुंचाया, या सत्या नडेला, सुंदर पिचाई, इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग जैसे लोगों के पास हो, तो वही नॉलेज दुनिया बदल सकती है। 2 साल तक तो सब सही चलता रहा, लेकिन साल 1974 में AQ खान के लिए एक ऐसी बड़ी घटना हुई जिसने AQ खान का पाकिस्तान को न्यूक्लियर कंट्री बनाने का नजरिया पूरी तरह से बदल दिया। बात है 18 मई 1974 की, जब इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। ये टेस्ट राजस्थान के पोखरन में किया गया था। इंडिया ने इसे ऑफिशियली पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कहा था। मतलब दुनिया को ये दिखाया गया कि ये टेस्ट सिर्फ एनर्जी रिसर्च के लिए है, बॉम्ब बनाने के लिए नहीं है। I repeat that we have no intention of embarking on any nuclear weapons program. इस टेस्ट में प्लूटोनियम बेस्ड एटॉमिक बॉम्ब का यूज हुआ था, जिसे अंडरग्राउंड एक्सप्लोड किया गया था। न्यूक्लियर बॉम्ब टोटल 2 तरीके से बनाया जा सकता है, पहला तो यूरेनियम से और दूसरा प्लूटोनियम से। प्लूटोनियम वाला बॉम्ब ज्यादा डेंजरस होता है। अब AQ खान के मन में इंडिया के लिए बचपन से ही नफरत तो थी ही, लेकिन स्माइलिंग बुद्धा टेस्ट ने उसके इमोशंस को और भी ज्यादा बड़ा बना दिया। फॉलोइंग दिस उसने सोचा, अगर इंडिया न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं। और यही मोमेंट उसके मिशन की शुरुआत बन गया। पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर पावर बनाने की उसने ठान ली। अब बस उसे एक तगड़ा और फुल प्रूफ प्लान बनाना था। इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट के 4 महीने बाद, यानी कि 17 सितंबर 1974 को AQ खान ने अपनी पहली बड़ी चाल चली। उसने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो को एक लेटर लिखा और उसमें यह लिखा कि मैं पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाने में मदद कर सकता हूं। जुल्फिकार अली भुट्टो ने AQ खान का यह प्रस्ताव एक्सेप्ट कर लिया। जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट भी रह चुका है और इंडिया के खिलाफ बहुत बड़ी नफरत रखने वाला ये वही बंदा है जिसने यूनाइटेड स्टेट्स में ओपनली बोला था कि हम इंडिया के खिलाफ 1000 साल का वॉर डिक्लेयर करते हैं। फाइनली AQ खान के लिए पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाने का रास्ता खुल चुका था। अब बस उसे नीदरलैंड से टेक्नोलॉजी चुराकर पाकिस्तान ले जानी थी। एक रोज AQ खान नीदरलैंड्स के अल्मेलो शहर की लैब में काम कर रहा था। उसे पता चला कि उस लैब में जर्मनी के 2 एडवांस्ड सेंट्रीफ्यूग आने थे। इन सेंट्रीफ्यूग्स का नाम था G1 और G2। G इसलिए लगा हुआ है क्योंकि जर्मनी के थे। सेंट्रीफ्यूग एक मशीन होती है जो घूम के यूरेनियम के पार्टिकल्स को अलग करती है। हल्का यूरेनियम ऊपर चढ़ जाता है और हैवी नीचे रह जाता है। इस प्रोसेस से एनरिच्ड यूरेनियम मिलता है जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के काम आता है। कुछ वॉशिंग मशीन जैसा ही समझ लो, जैसे उसके अंदर कपड़े और पानी घूमता है, कुछ वैसा ही। AQ खान को जर्मन और डच लैंग्वेज अच्छी तरह आती थी और उसका काम था टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट करना। तो जर्मनी के जो 2 एडवांस्ड सेंट्रीफ्यूग G1 और G2 के डिजाइन्स आए थे, उन्हें जर्मन से डच में ट्रांसलेट करने का काम AQ खान को ही दिया गया था। ये काम उसने 16 दिन तक किया और इस दौरान वो बिल्कुल अकेले काम कर रहा था। ना उसे कोई देखने वाला था और ना ही उसे कोई चेक करने वाला था। और बस यही वो मौका था जिसका इंतजार AQ खान महीनों से कर रहा था। इन 16 दिनों में उसने G1 और G2 डिजाइन्स की सारी डिटेल्स जैसे ड्राइंग्स, डायमेंशंस, टेक्निकल स्पेक्स सीक्रेटली नोट कर लिए। AQ खान ने सिर्फ मशीन का डिजाइन नहीं लिया, बल्कि ये भी पता किया कि यूरेनको अपने सेंट्रीफ्यूग बनाने के लिए सामान कहां से खरीदता है। उसने सप्लायर कंपनीज की एक डिटेल्ड लिस्ट कॉपी कर ली जिसमें 100 से ज्यादा कंपनीज के नाम थे और यहीं से शुरुआत होती है दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर चोरी की। इनफैक्ट इसी लिस्ट के जरिए आगे जाकर पाकिस्तान वाले भी सेंट्रीफ्यूग बनाने में यूज होने वाले पार्ट्स खरीदेंगे। यहाँ इस बात की क्लैरिटी भी रखना कि ये जो सिलेंड्रिकल शेप्स के सेंट्रीफ्यूग्स आपको दिख रहे हैं, ये नहीं चुराए थे। इनकी टेक्नोलॉजी का ब्लूप्रिंट यानी कि एक तरीके से डॉक्यूमेंट्स और ड्राइंग्स ही मान लो ये, और सोर्सेज लिस्ट। सोर्सेज लिस्ट यानी कि न्यूक्लियर बम बनाते वक्त कौन सा सामान कहां से खरीदना है, इस चीज के सोर्सेज, ये सब चुराया था। ये सब चोरी करने के बाद ऐसा नहीं हुआ कि AQ खान डायरेक्टली नीदरलैंड से पाकिस्तान भाग गया हो। उसने नीदरलैंड्स में रहते हुए ही पाकिस्तान में जाकर एटम बम बनाने के लिए जो पार्ट्स चाहिए थे, उन पार्ट्स का इंतजाम करना शुरू कर दिया। AQ खान ने जो सोर्सेज लिस्ट चुराई थी, उस लिस्ट के दम पे उसने अलग अलग कंपनी से पार्ट्स खरीदने शुरू कर दिए। लेकिन ध्यान दो, ताकि उस पर शक ना हो जाए, वो कभी भी डायरेक्टली डील नहीं करता था, बल्कि एक दूसरे बंदे को उसने सामने किया हुआ था जिसका नाम था S.A. भट्ट। S.A. भट्ट एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट था जो पाकिस्तान की बेल्जियम एम्बेसी में काम किया करता था। कमाल की बात यह है कि ये सब कुछ नीदरलैंड्स पुलिस की नाक के नीचे हो रहा था। नीदरलैंड्स की पुलिस को बीच में शक भी हुआ था। उन्हें ये लग रहा था कि ये AQ खान नाम का बंदा बीच बीच में पाकिस्तानी डिप्लोमेट से भी मिल रहा है और कुछ कंपनीज के साथ डीलिंग भी कर रहा है। लेकिन फिर भी नीदरलैंड्स की पुलिस ने उस समय AQ खान को अरेस्ट नहीं किया, बस सस्पिशियस एक्टिविटीज के चलते सर्विलेंस लिस्ट में डाल के छोड़ दिया। नीदरलैंड्स की